Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम एंजाइम्स कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंजाइम्स बेसिकली क्या है? देखिए, एंजाइम्स आपके फर्स्ट ऑफ ऑल वो बायो कैटलिस्ट होते हैं या आप इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली क्या करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करते हैं. यानी ये क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देंगे विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. यानी क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले तो ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्ट करते हैं, इसलिए वर्ड आया बायो. और कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर रही है, वो आपका कैटलिस्ट हो गया. अब क्योंकि यहाँ पे हम बायो कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो जो आपके एंजाइम्स हैं उनको बायोलॉजिकल या बायो कैटलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली लिविंग सेल्स में वर्क करते हैं और लिविंग सेल्स में रहने के साथ साथ ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं. लेकिन ऑल्टर तो कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन अपने अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं लेके आते. यानी जो उनका स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता है, ऑल्दो दे देमसेल्व्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. यानी क्या करेंगे, रिएक्शन में आ तो रहे हैं लेकिन अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेके आते. इसलिए हमने यहाँ जो लाइन इस्तेमाल करी है वो ये है कि दे ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन देमसेल्व. यानी रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन अपने स्ट्रक्चरल में या स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं लेकर के आते हैं. यानी रेट ऑफ रिएक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अपने अंदर क्या कर रहे हैं, कोई चेंज लेकर के नहीं आ रहे. यानी पार्टिसिपेशन किसी तरीके का एज सच नहीं है. प्लस ये क्या है, आपके सॉल्यूबल सब्सटेंस है जो कि आपके लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो नेचर होता है वो प्रोटीन्स होता है. यानी दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये जो आपके एंजाइम्स हैं ये आपके प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एग्जिबिट करेंगे. यानी जो प्रॉपर्टीज़ आपके प्रोटीन्स शो करते हैं वही सारी प्रॉपर्टीज़ एंजाइम भी शो करेंगे. देखिए, एक टर्म आपने सुना है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन एक टर्म, एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है जहां हम कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के जैसे फंक्शन करते हैं, यानी प्रोटीन्स के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम की तरह फंक्शन नहीं करते. तो ये आपको जो फ्रेज़ है ये याद रखना है कि सारे के सारे एंजाइम्स क्या हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. सो आई होप जो एंजाइम का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा. इसके बाद अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता ही होगा कि जो आपके एंजाइम्स है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. यानी किसी भी रिएक्शन को कंडक्ट करवाना है तो रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए हमको एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ एंजाइम नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्वांटिटी भी एंजाइम का सफिशिएंट होता है. किसी भी जो रिएक्शंस है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, यानी जितनी भी लिविंग सेल्स में रिएक्शन हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी अगर कर रही हैं उसको कंडक्ट करवाने के लिए बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज़ सफिशिएंट क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. भाई स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए ही, प्लस स्पेसिफिक होते हैं इन द एक्शन. स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, भाई जिस चीज़ के लिए बने हैं वही चीज़ परफॉर्म करेंगे. यानी जो भी उनका नेचर है, जो उनका क्लास है, जो उनको जो रिएक्शंस उनको परफॉर्म करने हैं वो उसी तरीके के रिएक्शन परफॉर्म करेंगे. यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक एंजाइम है जिसका काम है ट्रांसफ़र करना, कोई एक और कोई एंजाइम है जिसका सपोजिकली काम है रिमूवल करना, तो भाई जो जिस एंजाइम का काम ट्रांसफ़र करने का है वो ट्रांसफ़र ही रिएक्शन करेगा. यानी वो ऐसे ही रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा हो किसी भी चीज़ का. ऑन दी अदर हैंड मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बोला, क्या मैंने आपको बोला, कोई और ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, रिमूवल करता है. तो इस तरीके के एंजाइम सिर्फ उन्हीं रिएक्शन में कैरी आउट या यूज़ करे जाएंगे जहाँ पर रिमूवल होना हो किसी चीज़ का. ठीक है, तो ये मेरा मतलब है कि स्पेसिफिक है नेचर में, जो उनका काम है, यानी जो पर्टिकुलर एंजाइम का काम ट्रांसफ़र करना है या किसी पर्टिकुलर एंजाइम का काम रिमूवल करना है, तो वो रिएक्शन स्पेसिफिकली ही यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं स्पेसिफिक इन नेचर. इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि भाई ये स्पेसिफिक इन नेचर तो हैं, यानी स्पेसिफिक एक्शन तो परफॉर्म करते ही करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये सेंसिटिव हैं टूवर्ड्स pH एंड हीट. यानी आप कह सकते हैं अगर
किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में जहाँ किसी एक एंजाइम को काम करना है उसको ऑल्टर कर दिया जाए, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच जिसको अगर ऑल्टर कर दिया जाए, तो दोनों ही स्टेट में जो एंजाइम है उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी अगर आप टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें या टेम्परेचर बहुत घटा दें, सिमिलर वे अगर आप पीएच बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें या पीएच बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दें, यानी या तो बहुत एसिडिक मीडियम है या बहुत बेसिक मीडियम है, या तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, या बहुत हायर टेम्परेचर है या बहुत लो टेम्परेचर है, इन सारी ही कंडीशंस में जो एंजाइम होते हैं वो फंक्शनल नहीं रह पाते, यानी जो उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो फंक्शनल नहीं रह पाती है। सो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है एंजाइम की। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रक्चर की आपसे बात करूँ कि भाई एंजाइम एक्चुअली दिखता कैसा है, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम के साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम यहाँ शो करना चाहूँगी। देखिए इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये जो मैंने आपका ई बनाया है, सपोज़ ये क्या है, आपका कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम है, ठीक है। तो एंजाइम में जो यहाँ आप जो ये साइट देख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूँ ये वाली जो मेरी साइट है ये वाली, और एक यहाँ ये, सपोजिंगली ये मेरे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है, यानी ये ऐसी साइट्स है जहाँ एंजाइम क्या करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे कंडक्ट करी जाती है। तो ये जो साइट्स हैं इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए, इन साइट्स को हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव साइट्स का काम क्या है। एक्टिव साइट्स आपके एंजाइम की वो साइट्स है जो क्या करेंगी, जो रिएक्शन को कंडक्ट करवाएंगी। यानी किसी भी तरीके का देखिए एंजाइम हो, राइट, जैसे मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल बताए थे, रिमूवल का कोई एक एंजाइम है या ट्रांसफ़र के लिए कोई एक एंजाइम है, यानी मेरा मतलब है किसी भी तरीके का एंजाइम है तो उसके पास ये एक्टिव साइट होनी ही होनी है, क्योंकि ये एक्टिव साइट्स ही क्या करेंगी, रिएक्शन को कंडक्ट करवाती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है कि भाई क्या रिएक्शन, किस तरीके का रिएक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इटसेल्फ। तो देखिए क्या होगा, जो आपका एंजाइम है ये क्या करता है, ये आपका बाइंड करता है किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। अब आप देखिए जो सबस्ट्रेट का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ आपके साथ ड्रॉ करा, और जो मैंने एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, अगर आप इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं। इसका मतलब अगर जब ये फर्दर रिएक्शन बनाएंगे, राइट, जब ये फर्दर रिएक्शन बनाएंगे तो इनका रिएक्शन देखिए कैसा आना चाहिए। इनका रिएक्शन कुछ, पहली बात तो ये इस तरीके से आएगा और आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका एंजाइम भी है और यहाँ आपका ये जो मैंने अंदर साइड बनाया है ब्लू कलर से, ये आपका सबस्ट्रेट भी है। तो यानी आप समझ गए कि एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो जब ये एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ मैंने, ये मेरा क्या था, सपोज़ ये मेरा एंजाइम था, देखिए सपोजिंगली ये क्या है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई ये मेरा एंजाइम है, और ये जो मैंने यहाँ ब्लू से ड्रॉ करा है ये है सबस्ट्रेट। लाइक फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका सबस्ट्रेट है। अब जो ये स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है जहाँ आपका सबस्ट्रेट और आपका एंजाइम बाइंड कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर है किसका, सबस्ट्रेट का, इसको चेंज कर देगा, यानी सबस्ट्रेट को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम वापस से आते हैं तो सपोज देखिए यहाँ हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ओके फाइन, लेकिन हमको एंड ऑफ द रिएक्शन क्या मिलेगा। देखिए यहाँ एंड ऑफ द रिएक्शन मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि भाई हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके बाद क्या होता है। देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट जब बन जाता है तो सबसे पहला मैंने आपको क्या पता है, एंजाइम सबस्ट्रेट क्या करेगा, उसका काम सिर्फ इतना है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। सो एंड ऑफ द रिएक्शन में हमको क्या मिलेगा, आपका सबस्ट्रेट अलोंग विद योर
सर्टेन प्रोडक्ट। तो अब यहाँ आप जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है ये सपोज प्रोडक्ट है, और ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया था वो सबस्ट्रेट था। यहाँ हम देख पा रहे हैं दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, यानी जो सबस्ट्रेट था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ किसने कराया, एंजाइम ने कराया। एंजाइम ने अपने अंदर किसी तरीके का चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या करा, सपोर्ट करा रिएक्शन को क्या कर दिया, एनहांस कर दिया। यानी जितना टाइम अब लग रहा था एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, उससे कहीं ज़्यादा कम टाइम अब लगेगा किसको, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है, जो उसकी एक्टिव साइट्स हैं, इसने क्या करा, सबस्ट्रेट को क्विकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई एंजाइम एक्चुअली किस तरीके से काम करता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आप अपने उसमें भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आप फर्दर समझ सके कि भाई किस तरीके से एंजाइम जो है आपका काम करता है। सो जैसे मैंने आपके साथ यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करी कि भाई बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, सेंसिटिव टू हीट है, अगर आप टेम्परेचर रेंज को ऑल्टर कर देंगे तो जो एंजाइम एक्टिविटी है वो फंक्शनल नहीं रहेगी। स्पेसिफिक होते हैं नेचर, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया कि भाई जो आपको ट्रांसफ़र वाले हैं वो ट्रांसफ़र करवाएंगे, रिमूवल वाले रिमूवल करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं, बहुत एसिडिक और बहुत बेसिक दोनों ही स्टेट में, सिचुएशंस में जो एंजाइम है वो फंक्शनल नहीं रहेंगे। तो ये बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। देखिए नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग होता है। सो नॉमेनक्लेचर जो एंजाइम का दिया गया वो आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के थ्रू दिया गया था, जिसको हम शॉर्ट में IUBB कहते हैं, राइट। किसने दिया भाई, IUB, जो कि कौन है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्या करा है, आपका नेमिंग या नॉमेनक्लेचर देना स्टार्ट करा है। देखिए नॉमेनक्लेचर मतलब नेम देना स्टार्ट करा, और ये आपका 1972 के आसपास ये जो आपका नेमिंग है ये स्टार्ट हुआ था। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट या नेम करने का बेसिक जो क्राइटेरिया था या नीड थी वो ये थी कि भाई क्या कर सके, आप क्या कर सके कि जो एंजाइम है उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस कर सके। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया बहुत टाइप के एंजाइम्स हैं, और हर एक एंजाइम का अपना नेचर या अपना क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन ही परफॉर्म कर पाते हैं। जो ट्रांसफ़र वाला है वो रिमूवल नहीं कर सकता, रिमूवल वाला ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ऐसा तो है नहीं बेटा कि एक ही तरीके का या एक ही टाइप का एंजाइम होगा किसी भी कैटेगरी में। बहुत तरीके के मतलब एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, तो उनको कैटेगराइज करना ज़रूरी था। तो ये किसने किया, ये आपका IUB ने किया। इसके साथ साथ ये एक और चीज़ करते हैं, ये अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट करते रहते हैं। यानी जो नॉलेज है, जो डिस्कवरी, यानी जैसे जैसे जो आपकी न्यू एंजाइम्स हैं वो डिस्कवर होते जाते हैं, न्यू नॉलेज जो है किसी भी कैटालिटिक मैकेनिज्म के बारे में पता चलती जाती है, ये क्या करते जाते हैं, अपना सिस्टम को अपडेट करते जाते हैं, जो रिएक्शंस हैं उनको अपडेट करते जाते हैं, इन्फॉर्मेशंस अपडेट करते जाते हैं, ताकि क्या कर सके, जो न्यू तरीके के एंजाइम डिस्कवर किए जा रहे हैं उनको क्या कर सके, उनको एक नाम दे सके। तो ये इनका बेसिक फंक्शन है IUB का, कि ये क्या करते हैं, नेमिंग करवाते हैं, नॉमेनक्लेचर देते हैं। नेम करने का एक बहुत कॉमन सा तरीका है कि भाई नेम करने के लिए देखिए सबसे पहले एंजाइम कमीशन हम लिखते हैं E.C, और इसके बाद हम नंबर देते हैं। लाइक मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 2 + 7.1 and 1। इस तरीके से कोई एक एंजाइम है जिसका सपोजिंगली ये नंबर है, राइट। तो ये जो नंबर है, ये जो कोड दिया गया है, ये जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया है, ये एंजाइम है जिसका नाम है आपका हेक्सोकाइनेज। तो ये हेक्सोकाइनेज का कोड है। यानी आप हेक्सोकाइनेज अगर नहीं भी कह रहे हैं, आपने ये नंबर वहाँ देखा तो आप समझ जाने चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हेक्सोकाइनेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं किसकी, आपके जो एंजाइम्स हैं उनकी। देखिए 2 नंबर आपका डिनोट करता है कि भाई 2 पे कौन सा एंजाइम आ रहा है, हमारा ट्रांसफरेजेस एंजाइम आ रहा है। यानी जो आपका ये बेसिक जो मेन फंक्शन है इस एंजाइम का, ये क्या होगा, ये आपका ट्रांसफ़र करना या किसी भी फंक्शन ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का इसका क्या है, इसका जो फंक्शन है यही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। भाई किस पोजीशन पे इसको, कितने नंबर पे ये आया, 7th पोजीशन पे हमने इसको फाइंड किया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखिए अब डिस्कस करते हैं कि नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए IUB ने जो नॉमेनक्लेचर दिया, उस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो एंजाइम्स हैं उनको 6 मेजर कैटेगरीज में या क्लासेस में डिवाइड किया गया। इसके अलावा
ऐसा नहीं है कि भाई इनको यहीं छोड़ दिया गया, ये जो आपके 6 मेजर क्लासेस थे ये फर्दर भी सब डिवाइडेड हुए हैं, लेकिन जो मेजर 6 क्लासेस हैं आज हम उसको कवर करेंगे। देखिए जो मेजर 6 क्लासेस हैं, ये आप नाम से ही देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं। आपका सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, दूसरा है ट्रांसफेरेजेस, थर्ड है आपका हाइड्रोलेसिस, फोर्थ इज लाइएजेस, फिफ्थ इज आइसोमेरेजेस एंड लास्ट इज लाइगेजेस। तो ये 6 तरीके के आपके कौन है, ये मेजर क्लासेस हैं जो आपके कौन शो करते हैं, आपके एंजाइम्स बेसिकली शो करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये जो 6 तरीके के आपके एंजाइम्स हैं ये इनका एक्चुअल फंक्शंस क्या हैं, और प्लस आपके साथ मैं इसके एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी कि कौन सी कैटेगरी में, कौन से क्लास में कौन से एंजाइम्स आते हैं। तो आप क्विकली इस सब के नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है उसकी, यानी सबसे पहला क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो क्लास है, ये आपके जनरली ऐसे एंजाइम्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन में, यानी जो भी आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में या उन रिएक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं वो है आपके ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, राइट। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे एग्जांपल्स की बात करूं कि भाई कौन कौन से एग्जांपल्स हैं या कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इस क्लास में आते हैं, तो वो आपका सबसे पहले आप लिख लीजिए। सबसे पहले है आपका हाइड्रोजिनेसिस, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेजेस, इसके अलावा कैटालेजेस एंड पेरोक्सीडेज। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला मैंने आपके साथ शेयर किया कि पहला है आपका हाइड्रोजिनेसिस, इस तरीके से हाइड्रोजिनेसिस। इसके बाद है आपका नेक्स्ट ऑक्सीडेजेस, फोर्थ है आपका कैटालेज एंड लास्ट है आपका पेरोक्सीडेज। ये आपका है पेरोक्सीडेज। सो इस तरीके से ये आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं पहले क्लास के। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्लास जो है क्या, ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत बारी अभी तक डिस्कस कर लिया कि ट्रांसफेरेजेस कौन है। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करेंगे उन रिएक्शन को जहां किसी भी फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे। अब बात करते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप, तो जैसे आपके हो गया कीटोन हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया, आपका फॉस्फेट है, सल्फर है, इन तरीके के जो चीज़ें हैं, जो इस तरीके के आपके फंक्शनल ग्रुप है, उनको ये जो आपके एंजाइम का क्लास है यानी ट्रांसफेरेजेस जो क्लास है, ये क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो इसमें आते हैं। देखिए सबसे पहला आपका इसमें आया, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, कौन सा, हेक्सोकाइनेज। ये एक एंजाइम है जो इस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आपका है अमीनो ट्रांसफेरेज, ये आपका सेकेंड है जिसको आप ट्रांस एमिनेजेस भी बोलते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज हैं, इसके अलावा और भी आते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर करे जो आपके किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ट्रांसफेरेजेस में आ रहे हैं। यानी ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे। इसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी जो है आपका हाइड्रोलेसिस। तो हाइड्रोलेसिस आपके इस तरीके का क्लास है एंजाइम का जो उन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं जहाँ किसी भी बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होना हो, यानी ब्रेकेज होना हो बाय द एडिशन ऑफ वाटर। यानी क्या करेंगे, वाटर की मदद से क्या करेंगे, हाइड्रोलेसिस परफॉर्म करेंगे, यानी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसी भी बॉन्ड का विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं वो एंजाइम कौन है, आपके हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स हैं। तो इसमें भी अगर मैं आपसे एग्जांपल्स की बात करूं जो कौन कौन से आते हैं, तो फ्यू एग्जांपल्स इसके साथ आपके साथ मैं इसके शेयर करूंगी। सबसे पहला है आपका इसमें एमाइलेज, इसके बाद है आपका ट्रिप्सिन एंड थर्ड इज लाइपेज। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस क्लास में आते हैं हाइड्रोलेसिस में, आपका एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इसके बाद आती है बात फोर्थ कैटेगरी की या फोर्थ क्लास की जो है आपका
लाइएजेस। देखिए लाइएजेस भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही कि लाइएजेस क्या है। ये एक तरीके के एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करेंगे उन रिएक्शंस को जहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं होना है। यानी क्या होना है, या रिमूवल तो है भाई, टूटना तो है। देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। रिमूवल तो होगा, लेकिन रिमूवल किसका है, रिमूवल आपके किसी भी किसका नहीं है, यानी रिमूवल तो है, फंक्शनल ग्रुप रिमूव होंगे, कोई परेशानी नहीं है। नॉट फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे। हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है, यानी हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा था, वाटर के साथ ब्रेकेज हो रहा था। लाइएजेस में भी ब्रेकेज होगा, रिमूवल होगा, लेकिन यहाँ वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा। सो इन दो में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोलिसिस जो है ये रिमूवल करते हैं विद बाय द एडिशन ऑफ वाटर, और लाइएजेस जो रिमूवल करते हैं या किसी भी तरीके का वाटर इस्तेमाल नहीं होता, यानी हाइड्रोलिसिस यहाँ नहीं होता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है यहाँ पर। इसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो क्विक एग्जाम्पल्स हैं इसके वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला है आपका एल्डोलेसिस या एल्डोलेज। इसके अलावा नेक्स्ट है फ्यूमरेज। इसके अलावा आप कार्बोक्सिलेज भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे, किसके हैं, जो आपके लाइएजेस में आते हैं, एल्डोलेज, फ्यूमरेज एंड कार्बोक्सिलेज। तो ये आपकी बात हुई किसके बारे में, लाइएजेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी आइसोमेरेजेस। देखिए ये उस तरीके का एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करेंगे ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा, यानी क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, इंटरमिक्सिंग कह लीजिए, यानी चेंज आ रहा है। जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं या मिरर इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। सो यानी ऐसे एंजाइम्स जो क्या करें, मिरर इमेजेस फॉर्म करें, यानी जो भी चीज़ वो फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ भी वो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आ रहे हैं, उन स्ट्रक्चर में क्या हो, सिर्फ उनका मिरर इमेज बन रहा हो, थोड़ा सा जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हों। तो इस तरीके का रिएक्शन जो परफॉर्म करवाए जाएंगे वो आपके आइसोमेरेजेस क्लास के एंजाइम्स परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल्स की हम इसमें बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं इसमें आपके फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेजेस इसमें आएगा, आपका एपिमेरेजेस इसमें आएगा, आपका एलानाइन रेसिमेज इसमें आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ आप आइसोमेरेजेस रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द यूजेस ऑफ दीज 3 एंजाइम्स। इसके अलावा लास्ट कैटेगरी जो आती है आपकी, वो आती है किसकी, आपकी लाइगेजेस की। देखिए लाइगेजेस कौन से हैं, ये आपके वो एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करेंगे, कहाँ कैटलाइज करेंगे, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ जॉइनिंग हो। लाइगेज का मतलब जो ज्वाइन करवाए, यानी किसी नई चीज़ का सिंथेसिस होना चाहिए, कोई 2 ग्रुप जो हैं वो क्या होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होगा वो क्या कराएंगे, वो आपके लाइगेजेस कराएंगे, जब किसी भी तरीके का ज्वाइनिंग हो रहा हो, जैसे आपका डीएनए अगर ज्वाइन हो रहा है या आपका आरएनए ज्वाइन कर रहा है, तो जो ज्वाइनिंग करवाने का काम है वो आपका लाइगेजेस एंजाइम्स का है। सो यहाँ अगर कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो आपके आते हैं, आपका आरएनए सिंथेटेज इसमें आता है, डीएनए लाइगेज इसमें आता है, इसके अलावा आपका ग्लूटामिन सिंथेज इसमें आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आप क्या देखेंगे, लाइगेजेस रिएक्शंस को देखेंगे। तो ये तो बात रही नॉमेनक्लेचर की। आई होप आपको जो 6 नॉमेनक्लेचर हैं, जो क्लासेस हैं, वो आपको क्लियर हुए होंगे कि भाई कौन सा जो क्लास है वो किस तरीके का रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की कि भाई देखिए एंजाइम काम कर रहा है, फंक्शनल एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन ये फंक्शनल एक्टिविटी किन वजहों से, किन रीजंस की वजहों से क्या हो सकती है, ऑल्टर हो सकती है। सबसे पहले देखिए फैक्टर जो इसमें आता है वो है आपका टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई टेम्परेचर जो है, यानी जो एंजाइम है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में ही क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। और अगर हम ये ऑप्टिमम टेम्परेचर का जो रेंज है अगर इसको चेंज कर दें, इसको अगर ऑल्टर कर दें, तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो भी क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, या जो आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी एंजाइम बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि फंक्शनल नहीं रहेगा अगर आपने टेम्परेचर में किसी भी तरीके का चेंज आप लेकर के आए अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिमम रेंज। देखिए अब बात करते हैं कि भाई ऑप्टिमम रेंज क्या है। ऑप्टिमम रेंज बेटा देखिए एक ऐसी रेंज जहाँ पे जिस नंबरों के बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल अभी बात कर रही हूँ, लाइक मैंने कहा कि 2 to 5,
तो 2 to 5 का जो रेंज है तो अगर आप 2 से नीचे जाते हैं या 5 से ऊपर जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो ऑल्टर हो जाएगी। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। अब मैं आपसे बात करूंगी कि एक्चुअल जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो क्या है। देखिए, सबसे पहली बात क्योंकि हम टेम्परेचर की यहाँ कर रहे हैं, तो देखिए जनरल रेंज जो हम काउंट करते हैं वो आप काउंट करते हो 0 से 45 डिग्री सेल्सियस की, यानी 0 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज है। अगर आप 0 डिग्री से 45 डिग्रीज़ की तरफ बढ़ते हैं, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री से 45 डिग्रीज़ की तरफ बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बहुत क्विकली इंक्रीज़ हो जाती है। यानी टेम्परेचर इस स्टेट में अगर आप बढ़ा रहे हैं तो जो क्या है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बहुत फास्टली या क्विकली एक्सीड करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ होता है कि अगर हम देखें कि भाई 10 डिग्री राइज हो रहा है टेम्परेचर में, राइट, तो जैसे ही 10 डिग्री का राइज हम देखेंगे टेम्परेचर के अंदर, तो ये 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर क्या करेगा, 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है, वो 2 टाइम्स बढ़ जाती है, यानी दुगनी स्पीड से एंजाइम काम करने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, कितनी स्पीड किस में, अगर टेम्परेचर 10 डिग्रीज बढ़ रहा है, यानी हमने कहा जैसे 0 डिग्री था वो 10 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद 20 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, 10 डिग्रीज का फर्क आता जा रहा है। तो एवरी 10 डिग्री पे आपको 2 टाइम्स हायर रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये तो बात रही जनरल बात कि भाई एंजाइम इस तरीके से काम करते हैं कि हर 10 डिग्री पे वो आपको ट्वाइस राइज दिखाते हैं। इसके अलावा वापस जैसे मैं आपसे बात करी थी ऑप्टिमम रेंज की, जहाँ मैंने आपके साथ एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल शेयर किया कि भाई अगर 2 to 5 की रेंज हम माने तो 2 डिग्रीज पे 2 से नीचे और 5 से ऊपर क्या होगा, आपके एंजाइम फंक्शनल नहीं रहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक्चुअल जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बताऊँ तो आपका एक्चुअल ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक। यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर किसी भी रीज़न की वजह से 25 से नीचे प्लस 45 के अगर ऊपर जाता है, सो दोनों ही स्टेट में जो हमारे एंजाइम्स हैं वो फंक्शनल नहीं रहेंगे। अब देखिए, फंक्शनल नहीं रहेंगे से मेरा क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कि अगर आप 25 से नीचे जाते हैं तो 25 से नीचे जाने से क्या होगा, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो सीज हो जाती है, यानी जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, वो इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप 45 से ऊपर जाते हैं तो 45 से ऊपर जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाता है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में एंजाइम क्या है, फंक्शनल नहीं रहते, उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनकी फंक्शनल एक्टिविटी है वो स्टेबल नहीं रहती है, वो अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इन बोथ द सिचुएशंस। तो ये बात रही आपके टेम्परेचर की कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बहुत ज़रूरी है एंजाइम को फंक्शन होने के लिए, अदरवाइज वो अपनी एक्टिविटी, एंजाइमल एक्टिविटी जो है वो उसको लॉस कर देता है। इसके बाद बात आती है कि भाई पीएच। देखिए, पीएच जो है यानी आपका जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी आपका लिमिटेड रेंज में ही काम आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, अगर जैसे टेम्परेचर ऑल्टर होता है तो क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेम वे में अगर पीएच भी ऑल्टर हुआ तो आपके एंजाइम एक्टिविटी वापस से क्या हो जाएगी, फंक्शनल नहीं रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया पीएच की टेम्परेचर की तरह ही पीएच भी क्या है, आपको एक ऑप्टिमम रेंज में ही चाहिए, यानी बहुत एसिडिक भी नहीं और बहुत बेसिक भी नहीं। दोनों ही सिचुएशन में एंजाइम क्या करेंगे, अपना जो एक्टिविटी है उसको लॉस कर देते हैं जनरली। लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली कुछ एंजाइम्स की बात करूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें पेप्सिन, तो जो आपका पेप्सिन है इसकी जो ऑप्टिमम जो पीएच की रेंज रहती है वो आपकी है 1.5 से 2.5 के बीच। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिन की जो ऑप्टिमम रेंज है वो 1.5 से 2.5 के बीच में है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कैसा है, यानी ये आपका एसिडिक मीडियम में ये सर्वाइव कर पाता है। तो ये इसकी रेंज है कि इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपसे अगर ट्रिप्सिन की बात करूँ, किसकी, आपसे अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो ट्रिप्सिन का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो है 8 से 11। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये बेसिक जो नेचर है या बेसिक मीडियम में ये अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये दो आपके एक्सेप्शन भी आप मान सकते हैं कि भाई दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ आपका बहुत एसिडिक और बहुत बेसिक एनवायरनमेंट में भी क्या है, एंजाइम फंक्शनल है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो आपके जो एंजाइम्स है जनरली वो क्या करेंगे, ऑप्टिमम पीएच रेंज पे ही वो क्या कर पाते हैं, दे आर
फंक्शनल, जो ना कि बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा बेसिक, दोनों ही क्या है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप की, यानी आपके एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की। देखिए एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या कर रहे हैं हम, कोई भी अगर बायोकेमिकल रिएक्शन करा रहे हैं या किसी भी तरीके की रिएक्शन है, वो रिएक्शन अगर बढ़ रही है, ठीक है रिएक्शन बढ़ेगी क्योंकि हमने क्या इन्वॉल्व करा, एंजाइम इन्वॉल्व करा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एंजाइम इन्वॉल्व करने की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जो कम समय, जो एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा था किसी भी रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए, एंजाइम्स को ऐड ऑन करने के बाद वो जो आपका टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एंजाइम ऐड करने की वजह से टाइम पीरियड कम हो जाता है, यानी आप जितना ज़्यादा एंजाइम डालेंगे उतनी ज़्यादा क्विकली आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कोई भी एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जहाँ सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने एंजाइम डाला। लेकिन अगर हम उस ही सेम रिएक्शन में एंजाइम की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेट में चला जाता है, या आप कह सकते हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन में आप हमेशा इंक्रीज देखेंगे बेटा, ये वाली बात होगी। लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, एक कंडीशन अप्लाई यहाँ पर है ये होने के लिए, यानी देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो है एंजाइम पे एंजाइम डाले जा रहे हैं, आपके पास सबस्ट्रेट नहीं है, आपके पास सफिशिएंट एक्सेस अमाउंट में भी, ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सेस अमाउंट में अगर आपके पास सबस्ट्रेट है तो ही आपका एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अब आपके पास सबस्ट्रेट तो कम है, आप एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे भाई इतना कोई रिएक्शन में आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, आपका जो रिएक्शन है वो एक पॉइंट पे आकर के रुक ही जाना है क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पहले कंडीशन तो ये था कि भी एक्सेस अमाउंट में हमको क्या चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, तभी ये काम करेगा। सेकेंड कंडीशन आती है कि अगर आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं रिएक्शन से, तभी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब देखिए आपने सबस्ट्रेट भी कम रखा, आपने एंजाइम बढ़ा दिया, प्रोडक्ट आपका जल्दी बन गया, सबस्ट्रेट ख़त्म हो गया, कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं, आपके पास एक्सेस अमाउंट में भाई सबस्ट्रेट भी है, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन भी आपने बढ़ा दी, प्रोडक्ट भी जल्दी जनरेट होने लगा, लेकिन आपने क्या करा, आपने प्रोडक्ट को रिमूव नहीं किया, यानी रिएक्शन से कंटिन्यूसली आप अगर प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेट में, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइक आपको वहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके पास रिएक्शन में स्पेस ही नहीं है फॉर द प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का। तो ये आपका इफेक्ट है किसका, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का। इसके बाद लास्ट बात आती है भाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। वही सेम जैसा आपका एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन काम करता है, सेम वे में आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी काम करता है। अब देखिए आप सबस्ट्रेट तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर इतना एंजाइम अवेलेबल नहीं है जो आपके इनॉर्मस या एक्सेस अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दे, तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑल्टर हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट में आप नहीं बढ़ा सकते, अनटिल एंड अनलेस आप साइड बाय साइड क्या कर रहे हो, आप एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा रहे हो। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।